जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में हम आधुनिक भारत इतिहास को शुरू कर रहे हैं आगामी बीपीएससी और दरोगा एग्ज़ाम को देखते हुए, और सभी टॉपिक को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, सभी प्रश्नों को और उससे जुड़े हुए सभी फैक्ट को हम लोग देखेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और साथ ही आप हमारे साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है यूरोपीय कंपनी का आगमन। इसमें हम यूरोपीय कंपनी जो भारत में आई, इनकी स्थापना कब हुई और उनकी क्या क्या उपलब्धियाँ हैं जिनके बारे में हमको जानना है, उन सबको पढ़ेंगे और सभी से बनने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको देखेंगे। सबसे पहले यूरोपीय कंपनी का आगमन की बात होती है तो सबसे पहले आने के क्रम में तो आपको सबसे पहले पुर्तगाली आया था और सबसे पहले स्थापना भी उसी का हुआ था। तो यहाँ से दो चीज़ें पूछता है कि सबसे पहले स्थापना किसका हुआ और स्थापना क्रम आपको याद रखना है। स्थापना क्रम के साथ साथ आपको याद रखना है कि स्थापना कब हुआ और वो भारत में आया कब। तो आपको इसलिए एक ट्रिक आता है, पेड कर दे फीस। तो ये पेड कर दे फीस से आपको याद रखना है। ये जो है स्थापना का क्रम है। कौन सा है? स्थापना का क्रम है। और इसमें होता है पी से पुर्तगाल, ई से ईस्ट इंडिया कंपनी, डी से डच कंपनी। तो ये तीनों में से आपको ध्यान रखना है कि दो ही का सीक्वेंस चेंज करना होता है। जैसे कि पुर्तगाल तो जो इसका स्थापना 1498 में ही हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अलग हुई थी और यह 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। जबकि अब भारत आने की बात की जाए तो यह भारत 1608 के आसपास में आया था। ठीक है, जबकि इसकी स्थापना जो पहले हो गई थी तो इसमें आपको ई और डी मतलब कि डच और ईस्ट इंडिया कंपनी को आपको चेंज कर देना है। जब आपसे पूछा जाए कि भारत आने का क्रम तो वो हो जाएगा पेड कर दे फीस की जगह ना होकर के PDE कर दे फीस हो जाएगा। बस ईस्ट इंडियन कंपनी और डच को चेंज कर देना है, बाकी सेम वैसे ही रहेगा। तो ये जो कंपनी है पुर्तगीज, सबसे पहले पुर्तगाल ईस्ट इंडियन कंपनी, उसके बाद है डच ईस्ट इंडियन कंपनी, ये इसका स्थापना क्रम हो गया। उसके बाद स्थापना क्रम नहीं हुआ, इसके आने का क्रम जो हो गया इस तरह से उल्टा हो गया। थोड़ा सा यहाँ चेंज कर लीजिएगा। पहले हो जाएगा स्थापना का 1498 में पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और 1602 में आपको हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डेनमार्क कंपनी और फ्रांस कंपनी। तो ये जो कंपनी है तो इनकी स्थापना का वर्ष हो गया। और भारत आने का क्रम आपसे पूछेगा तो भारत आने के क्रम में सबसे पहले पुर्तगीज आए थे 1498 में, उसके बाद डच आए थे 1602 में और 1600 में स्थापित हुई। ध्यान रखिएगा, स्थापित हुई थी 1600 में कौन सी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन आई थी भारत 1608 के आसपास में। ठीक है, और डेनमार्क 1616 और फ्रांस कंपनी 1665 में। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ये सभी कंपनियों की स्थापना और उनके भारत आगमन का वर्ष हो गया। अब हम बढ़ते हैं इनके बारे में और भी जो डिटेल से पढ़ने के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पुर्तगाल कंपनी के बारे में। पुर्तगाल कंपनी में सबसे पहले वास्को डिगामा आया था पुर्तगाल। यह अहमद इब्न मजीद की सहायता से आया था। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वास्को डिगामा था, यह अहमद इब्न मजीद एक व्यापारी था जो कि भारत का ही था और इसी की सहायता से यह यूरोप से भारत आया था। यह भारत पहुंचा कहाँ था? तो ध्यान रखिएगा, यह पहुंचा था भारत पश्चिमी तट पे। पश्चिमी तट के किस राज्य में पूछेगा तो ध्यान रखिएगा कौन से तट में? केरल के मालाबार तट और कालीकट बंदरगाह में पहुंचा था। उस समय वहां का जो शासक था वो जमोरिन था और जमोरिन ने उसका बहुत अच्छे से भव्य स्वागत किया। अब आने का डेट भी कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो यह आया था 17 मई 1498 को। कब? 17 मई 1498 को। कौन? वास्को डिगामा का हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यह जब भारत पहुंचा तो यह भारत आने के लिए इसने नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। जब आप वर्ल्ड मैप देखिएगा तो उसमें देखिएगा जो भारत आने के लिए यूरोपियों का रास्ता था पहले वो अरब से होकर के आता था, लेकिन अरब वाले ने बीच में बंद कर दिया तो उन्होंने नए रास्ते की खोज की भारत आने के लिए। और वे जब वास्को डिगामा भारत पहुँचा तो यह उत्तर अटलांटिक मतलब अटलांटिक महासागर होते हुए उत्तर और दक्षिण होते हुए और फिर साउथ अफ्रीका से होते हुए भारत पहुंचा था। इसलिए उसने भारत आने के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। जब वह भारत पहुंचा तो उस समय वहां का शासक था जमोरिन और उसने भारत पहुंचने पर जमोरिन ने इनकी जो कि वास्को डिगामा थे इनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। जब लौटते समय वास्को डिगामा जब अपने देश लौट रहे थे, जब वो वापस पुर्तगाल जा रहे थे तो उसको वास्को डिगामा को कौन? तो जमोरिन ने उपहार भेंट स्वरूप उसने क्या दिया था? मसालों से भरा हुआ एक नाव दिया था। और ये जो नाव में था भरा हुआ वो मसाला एक नाव जो है उसने मसाला दिया हुआ था। हालांकि कुछ पेमेंट उसने किया था लेकिन उसमें साथ में क्या दिया गया था?
और कुछ पेमेंट किया था और कुछ उपहार में मिला था। और पूरा एक नाव क्या लेकर गया था, मसाला लेकर गया था। और ये मसाला जब यूरोप में उसने बेचा तो इस मसाला को बेचने से उसको 60 गुना अधिक मुनाफा हुआ। कितना, 60 गुना। मतलब अगर वो 1 करोड़ का मसाला अगर भारत से लेकर गया और 2 मंथ उसको जाने में लगा तो 2 मंथ में वहाँ वो ले आ करके 60 करोड़ में बेचा। तो आप समझ सकते हैं कि 1 करोड़ में वो तो ले गया, अच्छा मुनाफा हुआ है, तो समझ लीजिए 61 करोड़ में अगर वो बेचा तो 60 करोड़ उसका क्या हुआ, बेनिफिट हो गया। तो इतना ज़्यादा बेनिफिट है। इसी बेनिफिट को देखते हुए अन्य यूरोपीय कंपनी भारत आना चाहती थी। अभी पहले इसी के बारे में देख लेते हैं। ये तो अब चला गया। अब इसके जाने के बाद 1505 में, कब, 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन करके भारत आया था। वास्को डी गामा चला गया, फिर से वो आएगा 1502 में, लेकिन 1502 में आया तो उसने कुछ खास इंपॉर्टेंट काम नहीं किया, इसलिए उसके बारे में जानना जरूरी नहीं है। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा आता है, यह प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। तो क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा था, जो कि 1505 में आया था। इसने व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर, जो हमारा भारत के नीचे वाला जो ओशियन है, उसमें उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित किया और उच्च कोटि के नाव चलाए। इसने साथ ही ब्लू वाटर पॉलिसी भी चलाया। कौन सा, ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया, अर्थात शांत जल की नीति। इसके तहत वो लोग जो भी ओशियन से जो भी व्यापार होता था, इन सभी व्यापार पे आने जाने वाले से सभी से ये टैक्स वसूलते थे। जो टैक्स नहीं देता था उनके नावों को ये लोग लूट लेते थे, और जो टैक्स देता था उनको ये लोग सेफ्टी सिक्योरिटी देते थे। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी था। अल्मीडा उसके बाद ख़त्म होता है। अल्मीडा के बाद आता है अल्बुकर्क 1509 में। कौन, फ्रांसिस्को या कहीं अल्फांसो देता है। तो बस आपको याद रखना है, अल्बुकर्क ही एग्जाम में पूछेगा, अल्बुकर्क याद रखना है आपको। अल्बुकर्क 1509 में आता है। 1509 में आने के बाद यह बहुत ही महत्वाकांक्षी था। 1510 में इसने तुरंत बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हरा करके इसने उनसे गोवा को छीन लिया और गोवा पर कब्जा कर लिया। तो क्वेश्चन पूछता है कि गोवा पर किसने कब्जा किया, तो ध्यान रखना है अल्बुकर्क ने किया 1510 में। और किसको हरा करके, तो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हरा करके। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि भारत में पुर्तगाली कंपनी, पुर्तगाली का जो वास्तविक संस्थापक, देखिए इसके पहले आपको वास्को डी गामा भी आया, उसके बाद अल्मीडा भी आया, लेकिन इसने जो वास्तविक रूप से जो संस्थापक माना जाएगा, वास्तविक पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भारत में, तो ये अल्बुकर्क को ही माना जाता है, क्योंकि इसने राज्यों को जीता। राज्यों को जीतने के साथ साथ इसमें भारत में यूरोपियों की संख्या बढ़ाने के लिए इसने एक नीति लाई कि भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए उन्होंने शादी को बढ़ावा दिया। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का, देखिए मलक्का पर इसने 1515 में और फारस की खाड़ी के मुहाने अर्थात हरमुज पर भी अधिकार कर लिया। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फारस की खाड़ी के मुहाने हरमुज, जो कि जहाँ पे एक हरमुज स्थित है, तो इस हरमुज और मलक्का पर 1515 में अल्बुकर्क ने कब्जा कर लिया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है किसका, तो अल्बुकर्क का, किसने हरमुज और मलक्का पर कब्जा कर लिया था। अल्बुकर्क के बाद भारत में आता है नीनो डी कुन्हा। कौन, नीनो डी कुन्हा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, इसको याद नहीं करिएगा तो भी चलेगा। ये वो इसमें इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा ने अपना जो कोचीन दुर्ग में राजधानी था पुर्तगाली का, वहाँ से ट्रांसफर करके गोवा को राजधानी बनाया। राजधानी इसका आपको याद रख लेना है कि राजधानी जो है इसने कोचीन से ट्रांसफ़र करके गोवा कर लिया था नीनो डी कुन्हा ने। हालांकि इसका नाम जो है इसने कोई और ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं किया था। चलिए, यह जो है 1529 से 1538 तक गवर्नर रहा था। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की खोज की थी। ध्यान रखना है, पुर्तगाली यात्री जो वास्को डी गामा था उसने भारत आने के लिए मार्ग की खोज की थी। स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। ध्यान रखिएगा, कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की थी और उसने उसको लगा कि यह इंडिया है और उसका नाम उसने रेड इंडियन भी रखा था। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। हॉलैंड के तस्मान ने वान डिमस लैंड, जिसे वर्तमान तस्मानिया देश है, उसकी खोज की थी। तथा न्यूजीलैंड की भी खोज इसी ने की थी, कौन, डिमन्स लैंड। न्यूजीलैंड की खोज कुक ने की थी। कुक ने, तो इसमें डिमन्स लैंड दिया हुआ है, तो ये भी कुक दोनों भी साथ में हो सकता है। कुक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खोज। पुर्तगालियों के भारत के में प्रथम दुर्ग, पुर्तगाली जो है उनके भारत में प्रथम दुर्ग या प्रथम जो फैक्ट्री है वो कौन स्थापित किया था, ध्यान रखिएगा, तो कौन हो जाएगा, अल्फ्रांसो द अल्बुकर्क के समय स्थापित कहा गया था। अब दो क्वेश्चन ऐसे पूछता है, पुर्तगालियों का भारत में प्रथम दुर्ग पूछे या भारत में
प्रथम यूरोपीय द्वीप, तो ये यूरोपीय भी प्रथम हो जाएगा और पुर्तगाली भी प्रथम हो जाएगा। और इन्होंने कौन स्थापित किया था? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क, अर्थात अल्बुकर्क ने किया था 1503 में कोचीन में। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है 1503 जो में प्रमुख दुर्ग स्थापित किया उस समय अल्बुकर्क गवर्नर था, नहीं था, अल्बुकर्क ही था 1503 में। हाँ, गवर्नर नहीं था, लेकिन स्थापित कौन किया था? अल्बुकर्क ने किया था, लेकिन वो गवर्नर नहीं था। गवर्नर कौन सा 1503 में गवर्नर था? अल्मोड़ा था। तो ये ध्यान रखना है। अंजी द्वीप एवं कन्नौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण द अल्मीडा द्वारा 1505 में किया गया। अंजी द्वीप और कन्नौर ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। सबसे पहले पुर्तगाली ही भारत आए थे और पुर्तगाली ने ही व्यापार शुरू किया था। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम, अभी हमने आपको बताया कि आगमन का क्रम क्या है। तो पुर्तगाली पहले, सबसे पहले, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, फिर डेनमार्क और फिर फ्रांस। इसके लिए हमने ट्रिक भी बताया था, पेड कर दे फीस। P फॉर पुर्तगीज, E फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन वो कौन सा हो जाएगा? स्थापना का क्रम, ध्यान रखना है। पेड कर दे फीस लिखने, इसमें E और D को आपको चेंज करना था। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए तथा सबसे अंत में 1961 में गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि सबसे पहले भारत में कौन आए और सबसे लास्ट में कौन आए गए। तो सबसे पहले भी पुर्तगाली आते, सबसे लास्ट में 1961 में वे गोवा छोड़ के गए हुए थे। 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वासोलो सिल्वा था, जिसने भारत की स्वतंत्रता के बाद भी उसने गोवा पर कब्जा करके रखा हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल जोसे फोरेइरा बोस्सा था। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। यूरोपीय शक्तियों में सबसे पहले पुर्तगालियों ने ही भारत में समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री, ध्यान रखिएगा 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री पूछता है, बाकी नहीं पूछता है। तो पहली फैक्ट्री कोचीन में 1503 में स्थापित की थी। और यह स्थापित कौन किया था? तो अल्बुकर्क। हालांकि अल्बुकर्क जब स्थापित किया उस समय गवर्नर नहीं था, उस समय गवर्नर अल्मोड़ा थे। फैक्ट्री तथा 1505 में कन्नूर अपनी दूसरी फैक्ट्री, ये नहीं पूछता है, दूसरी तीसरी आपको याद नहीं रखता है। 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक से ऑर्डर लेकर के सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी। पुर्तगालियों द्वारा, ये बीपीएससी द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ये बीपीएससी 67 या 66 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि समुद्री लूटपाट के लिए कौन जिम्मेदार? हाँ, समुद्री लूटपाट के लिए बंगाल की खाड़ी का उपयोग किस कंपनी द्वारा किया जाता था? तो पुर्तगालियों द्वारा किया जाता था। कहाँ पे? हुगली में। तो हुगली बंदरगाह के साइड में। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है इसमें 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। तो 1632 से पहले पुर्तगाली जो है कलकत्ता के हुगली बंदरगाह को लूट के रूप में उपयोग करते थे, लेकिन उस समय जब बादशाह कौन बना? शाहजहां। तो इसने पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगालियों को बंदी बना लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन पूछता है कि कासिम बाजार फैक्ट्री के प्रमुख कौन था? तो जॉब चरनाक था और इसी ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानवती, जो कि जिसके वर्तमान कलकत्ता असल को चुना था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। वर्तमान में कहा जाएगा कलकत्ता के माने खोज किसने किया था? तो हाँ, जॉब चारनॉक ने। और ये क्वेश्चन पूछता भी है कि कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? तो जॉब चारनॉक ने की थी। कोच्चि 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ था। ब्रिटिश उपनिवेश में 1814 कोचिंग कहाँ चला गया? 1814 में ब्रिटिश के पास चला गया। 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एंड मर्चेंट्स नामक दल ने एक कंपनी की थी। ध्यान रखना है कि दिसंबर 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्व के साथ व्यापार, मतलब भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक अधिकार पत्र प्रदान किया था। कितने वर्ष के लिए? तो 15 साल के लिए। ध्यान रखिएगा, प्रथम 15 साल के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया था किसने? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। कब? दिसंबर 1600 में। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था। अब ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछता है कि पुर्तगाली
पुर्तगाली नहीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय भारत में शासक कौन था? तो अकबर था। ध्यान रखिएगा, अकबर था, भारत का बादशाह अकबर था। ठीक है। उसके बाद है लिवेंट कंपनी 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। जहांगीर के शासनकाल में आप देखिए, सबसे पहले स्थापना तो हो गया 1600 में, लेकिन जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वप्रथम 1611 में मछलीपट्टनम अर्थात मछलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना स्थापित किया। ध्यान रखिएगा, 2 पूछता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्थायी पूछेगा तो मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में। कब? 1611 में। जबकि 1613 में इसने सूरत में एक कारखाना स्थापित की थी और सूरत में अस्थायी कारखाना था। तो अगर पूछेगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम अस्थायी कारखाना, तो ये कौन सा हो जाएगा? सूरत में। जबकि अस्थायी कारखाना पूछेगा तो ये कौन सा हो जाएगा? मछलीपट्टनम में। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1611 में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 में स्थापित की गई थी। थॉमस वेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वली के स्थान पर हराया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बीपीएससी द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। थॉमस वेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को, अर्थात अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच एक युद्ध हुआ था और इस युद्ध में स्वली नाम का स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में थॉमस वेस्ट ने अंग्रेजों को हरा दिया था। थॉमस वेस्ट जो कि अंग्रेजी था, इसने पुर्तगालियों को हरा दिया था। उसके बाद आता है 1661 में ब्रिटेन के राजा था इंग्लैंड का चार्ल्स द्वितीय। कौन? चार्ल्स द्वितीय। इसका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हो गया। किसका? पुर्तगाल की राजधानी कैथरीन। तो देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राजकुमार और पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का राजकुमारी कौन थी? कैथरीन। इन दोनों का शादी हो गया। तो अब तो ये साला बनी हो गया, तो अब क्या करेगा? तो देखिए, पुर्तगाल वाला आराम से दहेज दे देगा मुंबई को, तो मुंबई को इसने दहेज दे दिया और खुद यहाँ से चला गया इंडोनेशिया के साइड में। और इसमें चार्ल्स को बम्बई उपहार मिल गया दहेज में, जिसे उसने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड के किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बादशाहों का घेरा डाला। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से आप चाहें तो ध्यान में रख सकते हैं। यह औरंगजेब के समय में हुआ था, जब आपको ये यहाँ ध्यान ये रखना है कि औरंगजेब जब शासन में था और अंग्रेज का एक गवर्नर था जिसका नाम था जॉन चाइल्ड, और चाइल्ड ने क्या किया कि जो हज पे जाते हैं ना मुस्लिम यात्री, उन लोगों को बंदी बना लिया था। और इससे परेशान होकर के, किससे? जॉन चाइल्ड से परेशान होकर के औरंगजेब ने इसको भारत से खदेड़ दिया था और निष्कासित करने का आदेश जारी किया था। अब इसके बाद आता है कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होगा अपने उत्तराधिकार को लेकर के या अधिक क्षेत्र में अधिकार को लेकर के। तो इस बीच में आता है प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो कि 1746 से 48 के बीच में हुआ था और यह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध के रूप में था। ऑस्ट्रिया एक विश्व में देश था जिस पे उत्तराधिकार को लेकर के अंग्रेजों और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ था, और इन दोनों के बीच युद्ध को देखते हुए भारत में भी इसी युद्ध का प्रसार होते हुए ब्रिटिश और फ्रांस के बीच युद्ध हो गया, जिसका हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्रथम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। और यह 1746 से 48 के बीच हुआ था। तो ये जो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का विस्तार मात्र था प्रथम कर्नाटक युद्ध। ठीक है। यह जो युद्ध है यह एला सापेला की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। चलिए आगे मिलेगा, देखते हैं। 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया गया और यह युद्ध आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद यह युद्ध धीरे धीरे समाप्त हो गया। किस संधि के साथ? तो एक्सला सापेल या एक्सला सापेल, एला सापेल, कोई याद रखिए, बस एला सापेल संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। संधि पूछता है, ध्यान रखिएगा। ये संधि कब हुआ था? तो 1748 में। 48 में और युद्ध हुआ था 46 से 48 में। अब इस संधि के तहत मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। मद्रास पे पहले में फ्रांसीसियों ने क्या किया था? छीन लिया था। किससे? अंग्रेजों से। लेकिन संधि के तहत मद्रास को अंग्रेजों को फिर से दे दिया गया। तो ये हो गया कौन सा? पुर्तगाल खत्म हुआ। और इसके बाद हमने पढ़ा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद हमने पढ़ा प्रथम कर्नाटक युद्ध। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग फ्रांसीसी के बारे में पढ़ लेते हैं। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों का मार्गदर्शक बने। यह था विलय की नीति या भारतीय व्यय पर
ब्रिटिश सैनिकों को भारतीय किस में रखना, तो शासन में या भारतीय शासन में भारतीयों के व्यय पे ब्रिटिश सैनिकों को रखना, जो कि सहायक संधि के रूप में बाद में जाना गया। इसलिए डुप्ले को सहायक संधि का भारत में जनक माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले इसी ने किया था। हालांकि सहायक संधि कार्टियर को भी माना जाता है, तो वो बीच में था, लेकिन भारत में सबसे पहले डुप्ले ने सहायक संधि का प्रयोग किया था। तो पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबार में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाने का काम किसने किया था, तो डुप्ले ने किया था। और यही डुप्ले के द्वारा इस किए गए प्रयोग के आधार पर ही अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक शासन किया। भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी गई थी। अब इन सभी के द्वारा लुई 14वें के मंत्री कार्लबर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई थी। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हो रही है, 1664 में, और यह सरकारी कंपनी थी, और यह किसके द्वारा, तो लुई 14वें के मंत्री के द्वारा की गई थी। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राजा द्वारा अर्थात राजा के द्वारा हुआ था, और इसका सारा खर्च राजा के द्वारा ही दिया जाता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक दल भारत रवाना हुआ, जिसे 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने को स्थापित किया। तो फ्रांसीसियों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना कहाँ स्थापित किया था, सूरत में। कब, 1668 में। 1669 में मछलीपट्टनम में दूसरी कोठी स्थापित की थी। वो उतना नहीं पूछता है, आप चाहें तो ध्यान में रख भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री का स्थापना मछलीपट्टनम में की थी। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली 1627 में स्थापित हुई थी। अर्थात डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली 1 में स्थापित हुई थी। डच वाला नहीं पूछता है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 में शुरू हुआ, जब उसने चिनसुरा में अपनी कंपनी स्थापित की। चिनसुरा डच किले को गुस्तावुस फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यूरोप वासियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। यूरोप वाले जो थे भारत से क्या सबसे ज़्यादा प्राप्त करते थे, तो अफीम और सोरा भारत से प्राप्त होता था। और अंग्रेजी शासनकाल में बिहार जो है अफीम उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है कि बिहार से सबसे ज़्यादा अंग्रेजों को क्या मिलता था, तो अफीम और सोरा मिलता था। तो ये कुछ इस तरह से हो गया सभी यूरोपीय कंपनियों के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट। अब इसे पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे तो 2-3 दिन लग जाएगा इसके बारे में पढ़ने में, 2-3 क्लास लग जाएंगे, 4-4 घंटे 2-3 घंटे का। लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट एग्जाम से जो कि पूछे हुए, जो भी मैंने पढ़ा वो एग्जाम से पूछे हुए हैं लगभग। अभी से आप मान कर चलिए कि यह 211 क्वेश्चन पेपर, और 1990 से 2020 तक अर्थात 30 साल में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं यूपीपीसीएस और बीपीएससी, साथ ही बिहार एसएससी और यूपीएसएससी, ये सब, और कुछ इसमें यूपीएससी के भी फैक्ट हैं। इन सबको मिला करके जो कंबाइन करके ये टॉपिक तैयार किया जाता है घटना चक्र का, आप जानते ही हैं। तो इससे हमने इसको डिस्कस करा दिया है। अब इसका क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको करना इससे ज़रूरी है ताकि आपको ये पता चले कि आपको क्या आता है और कितना आता है, तो आपको ध्यान रखना है। हम अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए, पहला क्वेश्चन है वास्को डी गामा। आप जवाब देने का कोशिश कीजिएगा, खुद से सेल्फ से सामने ही बैठ जाइए फ़ोन पे रख करके, और आप क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया था, 1498। तो सबसे पहले 1498 में आया था। अब देखिए क्वेश्चन में एडी और बीसी दोनों देगा, तो एडी देगा, ध्यान रखिएगा एडी होता है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन नील जल योजना अर्थात ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है। क्वेश्चन का ऑप्शन सुनिए, अल्मीडा, अल्बुकर्क, दो ही, और डुप्ले, तीनों में कौन हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा अल्मीडा ने क्या किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। चलिए, क्वेश्चन पूछता है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला कंपनी कौन था, तो सबसे पहले तो पुर्तगाल ही था। तो बस डायरेक्ट याद करते चलिए। वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ, सबसे पहले अल्मीडा बना था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था, जमोरी ने किया था, ध्यान रखिएगा। और इसने जाते समय उपहार में मसाला दिया था जिसको बेच करके उसे 60 गुना अधिक मुनाफा हुआ था। चलिए, उसका मिलान करने वाला क्वेश्चन है। तो आपको बताना है वास्को, जैसे कि हम बताएंगे समुद्री यात्री और वो किस देश का था, तो आपको बताते चलना है। जैसे वास्को डी गामा किस देश का था, पुर्तगाल का था। क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश का था, स्पेन का था, और इसने अमेरिका की खोज की थी। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का था, और तस्मान जो है वो हॉलैंड का। तो बस इसके स्टेट के साथ आपको क्या कर देना है, देश के साथ मैच कर देना है। और IAS प्री 2000 का क्वेश्चन था ये, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक हमने बताया था अल्बुकर्क है, जिसने 1509 में आया, 1510 में उसने गोवा को जीता और 1515 में उसने हरमुज और फारस खाड़ी पर कब्जा कर लिया था। और साथ ही इसने भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया था यूरोपियों को। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हम कुछ कथन पढ़ेंगे, आपको सोच के बताना इसमें कौन सही है कौन सही नहीं है। पहला कथन सुनिए, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। तो ये क्या, ये सही है या गलत है? गलत है, कि गोवा में कब्जा कब किया था? 1510 में। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। ये सही है, 1511 में अंग्रेजों ने अपना पहला अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम में स्थापित किया था, जबकि अस्थायी कारखाना 1513 में सूरत में। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। ये भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। ये भी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो भारत में सबसे पहले कहाँ? कोचीन में। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले पुर्तगालियों ने कोचीन में स्थापित किया था अपना पहला समुद्री कारखाना 1503 में। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? सबसे पहले सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र पुर्तगालियों ने स्थापित किया था। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई, ध्यान से सुनिएगा, चिंसूरा, श्रीरामपुर, बांदेल, हुगली, इन सभी में कौन सा ऐसा कंपनी है जिसे जो कि बंगाल में था और पुर्तगालियों द्वारा स्थापित था? तो ध्यान रखना है कि हुगली। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है पांडिचेरी, जो कि वर्तमान नाम इसका पुडुचेरी है। निम्नलिखित क्वेश्चनों पर आपको विचार करना है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। ये बिल्कुल सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय कंपनी फ्रांसीसी थी। ये गलत है। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। ये भी बिल्कुल गलत है। तो आपको सिर्फ इसमें एक सही था। इसका डिस्कशन ऐसे है कि पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरी में इसके बाद डेनिश और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की, जिसके बाद 1673 में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्तियाँ स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 में कब्जा कर लिया था, इसलिए तीसरा कथन हमारा गलत हो गया। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि IAS 1995 का है। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगालियों ने। याद कीजिए, मैंने बताया था पुर्तगाली हुगली को समुद्री लूटपाट के लिए उपयोग करते थे, जिसका नष्ट किसने किया था? तो शाहजहां ने उसे क्या कर दिया था? शाहजहां ने उन सबको नष्ट कर दिया। शाहजहां ने उसको समाप्त कर दिया था या नष्ट कर दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। 65वीं BPSC का सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हुई तो हुगली का उपयोग कौन कंपनी करती थी? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कलकत्ता शहर का संस्थापक जॉब चार्नक था, मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता किसने बसाया? तो कलकत्ता मैंने बताया कि जॉब चार्नक ने बसाया। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किस लोगों ने आरंभ की थी? तो संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने आरंभ की थी। ठीक है, क्योंकि अब देखिए, आप ब्रिटिश का भी आपका ध्यान में आ सकता है, लेकिन ब्रिटिश बाद में भारत में आया था। पहले कौन आया था? डच आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था, तो सबसे ज़्यादा ऐसा क्या उनमें खामियां उनमें क्या ऐसा था कि वे लोग सफल हो गए, बाकी कंपनी फेल हो गई? तो देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी सफल रही, इसका सबसे बड़ा कारण था भारतीय लोगों में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। पहले भारत हमारा राष्ट्र नहीं था, अलग अलग क्षेत्रों में बटा होना था। कंपनी सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। अब ब्रिटिशर्स के पास आधुनिक हथियार होने के कारण ही वे हर युद्ध आसानी से जीतते चले गए। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। भारतीय जो सैनिक थे ना, वे अपने देश के प्रति नहीं सोचते थे, वे इस प्रति सोचते थे कि कौन हमको पैसा दे रहा है। वो लॉयल होते थे। जैसे आपको कोई पैसा देता है तो आप उसी के साथ चले जाते हैं कि नहीं भाई, इसका मैंने पैसा खाया होता है, मैं इसके लिए काम करूँगा। वे राष्ट्र के हित छोड़ करके वे ये कंपनी हित सोचने लगते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय भारत का बादशाह कौन था? 16 समझ रखिए, अकबर था। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? ध्यान रखिएगा, कारखाना पूछा है तो किसके समय हो जाएगा? अकबर के बाद जहांगीर में।
भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सबसे पहले 1613 बोल रहा है, तो अस्थाई हो जाएगा कहाँ पे? सूरत में। और अस्थाई 1611 में मछलीपट्टनम में। अगला क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई थी। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के में हराया था? थॉमस वेस्ट ने पुर्तगालियों को कहाँ हराया था? स्वाली के स्थान पे। तो कौन? थॉमस वेस्ट। ये बीपीएससी 2020 में 2000 में पूछा हुआ था, 44वीं का क्वेश्चन। अगले चलते हैं, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो सूरत में सबसे पहले अंग्रेजों ने स्थापित किया था। 1613 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? तो 1613 में सूरत में, 1611 में अस्थायी हो जाएगा कहाँ पे? मछलीपट्टनम में। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में, मतलब स्टार्टिंग में उनकी प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो स्टार्टिंग में वो लोग सूरत में अपना प्रेसिडेंसी चलाते थे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो आपको बताया था मैंने कि दहेज मिला था किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दहेज मिला था पुर्तगालियों से। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो राजकुमार थे उसने उनको किसको दे दिया? ब्रिटिश इंडिया कंपनी को दे दिया। हालांकि इस पर कब्जा किसका था? मुंबई पे कब्जा था पुर्तगालियों का, लेकिन शादी के बाद उसने दहेज दे दिया ब्रिटिशर्स को, और ब्रिटिशर्स को मिलने के बाद यह कहाँ चला गया? ब्रिटिश कंपनी के बाद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पूछा ना, कंपनी का नाम दिया था, पुर्तगालियों से ब्रिटिश को मिला था। ठीक है, मुंबई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो मैंने बताया जॉन चाइल्ड को। चाइल्ड ने क्या किया था? तो जो हज के लिए लोग जा रहे थे ना, उनको बंदी बना लिया था मुस्लिमों को, इसलिए औरंगजेब गुस्सा करके चाइल्ड को भगा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम ध्यान रखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण कर लेना। कौन सा? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी के जहाज पे कब्जा कर लेना, यह तत्कालिक कारण बना था। जबकि यह जो विस्तार किसका था? तो ऑस्ट्रिया पे युद्ध का जो उत्तराधिकार के लिए युद्ध था उसी का विस्तार मात्र था। यह संपन्न किससे, समाप्त किससे हुआ था? तो एला सापेला के संधि के साथ। कर्नाटक का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? तो फ्रांसीसी और इंग्लैंड के, अंग्रेज के साथ। साथ ही यह किसका प्रसार मात्र था? तो आपको याद ही है किसका प्रसार था, और ये भी कि किसके संधि द्वारा यह खत्म हुआ था। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, जिसमें आपको मिलाना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वह किस संधि के साथ खत्म हुई थी? तो एला सापेला के साथ। तृतीय कर्नाटक युद्ध किसके साथ? तो पेरिस की संधि के साथ। जबकि द्वितीय कर्नाटक युद्ध निर्णायक था और इन सब ने इक्वलिटी बांट ली थी। और एक था प्रथम मैसूर युद्ध, इसमें ब्रिटिशर्स की हार हुई थी प्रथम मैसूर युद्ध में। और मैसूर युद्ध किसके साथ हुआ था? तो टीपू सुल्तान के पिता और अंग्रेजों के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मतलब इसे बताना है कौन गलत है। अब ध्यान से देखिएगा, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746-48 बिल्कुल सही है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52 ये बिल्कुल गलत है। यह कब हुआ था? तो 49 से 54 के बीच में हुआ था। 1749 से 1754 के बीच हुआ था द्वितीय कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 ये सही है। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किसके बीच? इब्राहिम लोदी और मराठों के बीच। मोहम्मद साहब अब्दाली और मराठा पेशवा। हाँ, मोहम्मद साहब अब्दाली और मराठा के बीच तृतीय पानीपत का युद्ध 1761 के बाद। तो ये हो गया सभी। इसमें गलत कौन था? तो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो कि कब हुआ था? 49-54 में, लेकिन इसमें 50 दिया। तो ये हम लोग छांट लेंगे, तो ईयर भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो भारतीय राजाओं के 2 राजा को लड़ा देता था बीच में, और एक का सपोर्ट करता था और एक को बैक से सपोर्ट कर, एक फ्रंट से सपोर्ट, एक को बैक सपोर्ट। जो भी जीतेगा उसके दोनों तरफ से, अगर दोनों में कोई भी जीता तो इसमें क्या हो जाता था? फ्रांसीसी या ब्रिटिशर्स को फायदा हो जाता था। तो ये सहायक संधि की तरह होता था। और इस शुरुआत किसने की थी? तो डुप्ले ने की थी, सबसे पहले डुप्ले ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो सबसे पहले फ्रांसीसियों ने सूरत में लगाया था। कब? तो देखिए, लुई 14वें के मंत्री कार्बर्ट द्वारा 1664 में ईस्ट फ्रेंच की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इन देश ओरिएंटलिस्ट कहा जाता है। ये उतना नहीं पूछता है। कंपनी
का निर्माण राज्य द्वारा हुआ था, मतलब राजा द्वारा हुआ था और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है 1664 लुई 14 के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो किसको? कॉलबर्ट को। किसको? कॉलबर्ट को। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो ध्यान रखना है बंदेल, इसमें देखिए ऑप्शन क्या दिया है, बंदेल, चिंसुरा, हुगली, श्री रामपुर। तो ध्यान रखिएगा हुगली और चिंसुरा डचों ने स्थापित किया था अपने कारखाने के रूप में। अगला क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो 1632 में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज बहुत ही शक्तिशाली थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारत में व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो इनके प्रवेश को आपको क्या करना है? सजा देना है। तो अंग्रेज है, डच है, फ्रांसीसी है, पुर्तगाली है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? पुर्तगाली आएगा, उसके बाद डच आएगा, फिर अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी। तो इसे से आपको सजा लेना है। सूची एक को सूची दो के साथ आपको मिलाना है और इसमें क्या दिया हुआ है तो किस कंपनी ने कहाँ स्थापित किया? तो डच ने सबसे पहले मद्रास में, फ्रेंच ने पांडिचेरी में, पुर्तगीज ने गोवा पे कब्जा किया था और डेनिश ने ट्रावनकोर में। तो ये बताना था, ये यूपीएससी एआरओ का क्वेश्चन है और इसमें बताना था कि ये जो स्थान था इस पर कौन सी कंपनी ने अपना अधिकार जमाया हुआ था। जैसे था पांडिचेरी पे फ्रेंच ने, गोवा पे पुर्तगीज ने, ट्रावनकोर पर डेनिश ने और मद्रास पे डच ने। अगला क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपीय वासियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता। तो बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार अफीम के लिए प्रसिद्ध था। निम्नलिखित यूरोपीय में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में है? तो भारत में सबसे अंत में कौन आए थे? फ्रांसीसी आए थे। सबसे अंत में गए कौन थे? तो ध्यान रखिएगा पुर्तगाली गए थे। सबसे पहले आए भी पुर्तगाली थे। निम्नलिखित में से किस स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो कौन सा? डच का पूछ रहा है। तो नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम यहाँ भी किए थे। सूरत, भरूच, आगरा यहाँ भी किए थे, सभी जगह। तो यहाँ से हो जाएगा सभी जगह इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है आईएएस का, ध्यान सुनिएगा। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। तो इस बताना है कि इनमें से कौन सा अंग्रेजों की देन थी। ये जो था इनमें से कौन सा अंग्रेजों की देन था? तो ध्यान रखिएगा, इसमें पहले इसका डिस्कशन देखिए। तो मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुण के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेर शासुरी ने ही कर दिया था, जिसे पट्टा प्रथा, मतलब कि पट्टा और कबूलियत प्रथा चालू कर दी थी शेर शासुरी ने। तो यह अंग्रेजों ने नहीं किया था। तो पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा देखिए, भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों के दिन है। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की, साथ में आलू की भी और प्रिंटिंग प्रेस की भी देन पुर्तगालियों की हैं। चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था, क्योंकि सबसे पहले आपको आता है बाबर, उसी समय अपने युद्ध में उसने तोप का क्या किया था? प्रयोग किया था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की छोटी बड़ी तोप भी थी। इस प्रकार इनमें से सभी में से कोई भी अंग्रेजों द्वारा नहीं शुरू की गई थी। अंग्रेजों से पहले ये सभी चालू थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उसका व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है? तो यह कथन जीबी मैकाले का है और यह यूपीपीसीएस 2017 का क्वेश्चन है। फिर से सुनिएगा, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की थी? और टिप्पणी क्या है? तो कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उसका व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको ध्यान रखना है। ये हमने आज पढ़ा किसके बारे में? तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में। अगला जो हमारा क्लास आएगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में होगा। अब आप सोचिएगा कि ये हमने वीडियो क्यों बनाया? तो आप कहीं भी जा रहे हैं तो सुन के समय आप सिर्फ साथ में डिस्कशन में भाग ले सकते हैं। सुनकर भी बहुत चीज़ें याद हो जाती हैं। तो पढ़ने के लिए तो बुक आपके पास है ही, तो फिर ये बोर्ड जो क्लास है आपको समझने में, सुनकर याद करने में, कहीं जाते समय पढ़ने में, साथ ही क्वेश्चन के डिस्कशन करने में ये वीडियो हमारा बहुत ही आपका हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही हम ऐसे कर करके सभी सब्जेक्ट का जो भी घटना चक्र में आते हैं, साइंस है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, सबके टॉपिक वाइज
चैप्टर को हम लोग आपको कवर कराएंगे। साथ ही हम आपके फीडबैक का इंतज़ार करेंगे, आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। आपसे मिलते हैं हम अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।